ग्रीटिंग बच्चों। जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम ना इस चैप्टर से शुरुआत करते हैं बच्चों। जो फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ध्यान से देखना, ये जो ऊपर हेडलाइन है, चैप्टर का नाम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चैप्टर क्या कर रहे हैं इसमें? फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके की पॉइंट है, यहाँ पे आप इन की पॉइंट को देख लेना एक बार उससे। ठीक है, तो हम पहले इसके बेसिक बातें कर लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें देखो। सबसे पहले यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट पैसेज है। फर्स्ट पैसेज पढ़ना है यहाँ से, फर्स्ट लाइन में, आल ऑर्गेनिज्म नीड फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की, खाने की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमें उनकी किसकी उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? तो सारे ही सारे ऑर्गेनिज्म फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। फूड जो होता है, फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है। तो एक तरह से आप क्या कह सकते हो, जब भी कोई बॉडी, चाहे हम भी क्यों ना उसमें, फूड है, फूड से हमें, फर्स्ट पैसेज को आप पढ़ते रहना, रीड करते रहना। नेक्स्ट लाइन में देखो, फूड प्रोवाइड देम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट वेरीज लाइफ प्रोसेस। फूड होती है बच्चों, फूड की वजह से हमें क्या बनती है? फूड की वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जो जो हमें एनर्जी मिलती है वो खाना खाने से मिलती है। चाहे कोई भी है, एनिमल्स है, आप हो, खुद हो, जो जितनी भी ऑब्जेक्ट है, सबको फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, सब फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। और फूड की वजह से क्या मिलती है हमें? फूड की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद है बच्चों, वाइल्ड प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स एंड ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सबको सब पता है बच्चों। फर्स्ट पैसेज में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट जो होते हैं बच्चों, प्लांट्स ये अपना फूड अपने आप ही बनाते हैं। केवल प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस बीइंग होती है, ह्यूमंस जितने भी, ठीक है, सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये ह्यूमन जो होते हैं, हम जो ह्यूमंस होते हैं, एनिमल होते हैं, ये सब क्या है कि डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। अब हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम दूसरी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एनिमल है, एनिमल खाना खाते हैं। एंड कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स तो अपना खुद खाना बनाते हैं, लेकिन वो अपना खाना तो बना लेते हैं, लेकिन एनिमल क्या कर लेते हैं? उन पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो एनिमल डिपेंड करता है प्लांट्स के ऊपर। ये तो थी बात प्लांट्स की, एनिमल की और ह्यूमन बींग की। तो प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल और जो एनिमल जो होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर। ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये जो डिपेंड करते हैं ये अपने ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। सम एनिमल ईट ओनली प्लांट्स वाइल सम ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये अगर कुछ एनिमल होते हैं केवल वे प्लांट्स को खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल पे भी डिपेंड करते हैं, मतलब एनिमल को भी खा लेते हैं। तो ये क्या करती है? इस तरह से फूड इनको प्रोवाइड होता है। फूड खाएंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी इस तरह से। उसके बाद देयर आर सम एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं बच्चों जो प्लांट्स को तो खाते ही खाते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लस में अदर एनिमल्स, अदर एनिमल, प्लांट के साथ साथ प्लस में कुछ दूसरे एनिमल है, उनको, दोनों चीज़ों जो खाते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरी फ्लैश के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कई बातें बताई आपको, क्या क्या। सबसे पहला पॉइंट, जो प्लांट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो अपने खाना खुद बनाते हैं। दूसरा क्या है? जो दूसरा यहाँ पे बच्चों, ये डिपेंड करते हैं केवल खुद के खाने पे, लेकिन जो ह्यूमन बींग है और जो कुछ अदर एनिमल होते हैं वे खुद के खाने पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट लाइन में, वी ह्यूमन डिपेंड ऑन बोथ प्लांट एनिमल ऑफ फूड। जितने भी ह्यूमंस होते हैं बच्चों यहाँ पे लाइन में, वो देखो, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? प्लांट्स और उसके एनिमल के फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है,
मोस्ट ऑफ द आवर फूड कम फ्रॉम प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो फूड आता है वो प्लांट्स से ही आता है बच्चों, ठीक है। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर एंड गैदर, दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ, नेक्स्ट पैसेज में यहाँ पे दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड and shelter. They mostly are raw fruits and hunted animals. Gradually, they learn to cultivate lands in order to grow crops. Growing crops increase to availability of food. It helps them the feed of growing population throughout the year. The practice of cultivating the land and growing plants over it is called agriculture. यहाँ पे एग्रीकल्चर की डेफिनेशन आ जाती है बच्चों नीचे तक। क्या कहा गया है इस पैसेज में? इस पैसेज में बताया गया है जो भी जितने भी ह्यूमन बींग होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो डिपेंड करते हैं, प्लांट्स की अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स डिपेंड नहीं करते, ठीक है। ह्यूमंस बीइंग जितने होते हैं वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनिमल जितने होते हैं वो डिपेंड करते हैं। एनिमल किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाएंगे, ऐसे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर ये इनकी एक क्रॉप बन जाती है, फसल बन जाती है। हिंदी में फसल बोलते हैं, जो खेतों में फसल बन जाती है। किस तरह से वो बनती रहती है, अलग अलग तरह की फसल होती है। राइस की फसल होती है, राइस क्रॉप होती है, खरीफ की होती है, आगे आएगी, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक बातें चली बच्चों अभी तक। तो ये तो क्या है बच्चों, यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आ गई। एग्रीकल्चर होता क्या है? जो हम जो प्लांट ग्रो हो चुके हैं, यहाँ पे डेफिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द लैंड एंड ग्रोइंग प्लांट्स ओवर इट इज। ये कह रहा है जो हमारी ये लैंड है, इस लैंड को जो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे कल्टीवेट कर देते हैं। कल्टीवेट करके और इसमें जो हम प्लांट्स को राइज करते हैं, ऐसे इन प्लांट्स को ऊपर की तरफ ऐसे राइज करते हैं। उनको राइज करने से का जो फिनोमिना होता है वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर। इसको पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। ये तो था एग्रीकल्चर की डेफिनेशन बच्चों। बात आती है नेक्स्ट लाइन में, क्रॉप। द वर्ड एग्रीकल्चर यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। जो वर्ड यहाँ पे है बच्चों ऊपर, यहाँ पे करेंगे द वर्ड एग्रीकल्चर फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड है बच्चों, एग्रीकल्चरा। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो वर्ड आया था ये एग्रीकल्चरा से आया था। फिर एग्री मीन्स फील्ड, जिसमें एग्री का मतलब क्या होता है? फील्ड। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, एग्री मीन्स फील्ड। एग्री का मतलब होता है फील्ड, एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऊपर लाइन में, क्या जो एग्रीकल्चर होता है, एग्री का मतलब क्या होता है? फील्ड होता है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन होता है, ठीक है। द पर्सन हु कल्टीवेट, द पर्सन हु कल्टीवेट्स लैंड और रेज एनिमल इज कॉल्ड ए फार्मर। अब फार्मर कौन होते हैं बच्चों? फार्मर आपको पता होगा, फार्मर कौन होते हैं? किसान, खेतों में काम करते हैं जो, वो क्या, वो उसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करके यहाँ पे, द पर्सन हु कल्टिवेटिंग लैंड एंड रेजिज एनिमल। फार्मर क्या करता है? लैंड जो हमारी थी, अभी मैंने बना के बताया था ऐसे, ये लैंड है हमारी, जो ज़मीन है हमारी, जो ज़मीन होती, खेत होते हैं जो, जिसको हम खेत बोलते हैं, हमारी जो ज़मीन होती है, पर्सन क्या करता है? इसको पहले कल्टीवेट करता है, ऐसे कल्टीवेट करेगा, इसको कल्टीवेट करके इसमें क्या करेगा? अपनी क्रॉप्स को ग्रो कराएगा। क्रॉप्स को ग्रो करा के फिर इसको क्या करता है? इसको काटता है। तो फार्मर का काम क्या होता है? इसको कल्टीवेट करना लैंड को, और जो हमारी फसल है उसको क्या करना? रेज करना, जिसको बोलते हैं फार्मर। फार्मर का काम ही ये होता है बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मर के बारे में बताया गया है। उसके बाद आती क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स देखो ध्यान से, टू मीट द फूड डिमांड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन we need to grow plants on a large scale. When plants of the same type are grown in the area on a large scale, it is known as a crop. क्रॉप किसे कहते हैं? तो देखो ये कहता है फूड की जो होती है ना, हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, सबको किसी न किसी की जरूरत है फूड की। सबको क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए। फूड नहीं होगा तो हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एनर्जी फूड की वजह से क्या बनती है? एनर्जी बनती है। फूड होगा तो एनर्जी मिलेगी। अब बात आती है क्रॉप्स होती क्या है? जब प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं बड़े स्केल पे, अभी मैंने बताया था एक फार्मर होता है। फार्मर क्या करता है? फील्ड के अंदर कल्टीवेट करता है, कल्टीवेट करके उसमें क्रॉप्स को क्या करता है? रेज करता है। जब क्रॉप्स को रेज किया जाता है तो उस एरिया के अंदर
जितना भी जितने भी प्लांट्स आपके रेज कराए जाते हैं, ग्रोथ किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहलाती है आपकी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप्स। तो आप क्रॉप्स को आप समझ गए होंगे यहाँ से, आई होप। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। सो ए यहाँ पे, सो ए लार्ज राइज क्रॉप रिफर टू ए लार्ज नंबर ऑफ राइज प्लांट्स ग्रोन ओवर एन एग्रीकल्चर फील्ड। राइस, व्हीट, मैज, ठीक है, सोर्गियम, पर्ल, मीट, सोयाबीन एंड पोटैटो आर सम ऑफ द कॉमन फूड क्रॉप्स ग्रोन अराउंड द वर्ल्ड। ये कुछ से क्रॉप्स के नाम बताए गए बच्चों यहाँ पे। उनमें से कौन कौन से हैं? गेहूँ है, चावल है, ठीक है, पर्ल है, मटर है, सोयाबीन है, पोटैटो है, आलू जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी सारी क्या है आपकी, ये ऐसी कुछ क्रॉप्स होती हैं जो उसको हमें अपनी लैंड पे कल्टीवेट करके उसको क्या करते हैं, लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के टाइप क्या क्या है। द कल्टीमेट कंडीशन सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ये कह रहा है जो क्रॉप्स होती है, जो क्रॉप्स को बढ़ने के लिए, क्रॉप्स जितनी होती है, हमारी फसल ऐसे उगती है, जब हमारी फसल उगती है तो उसको क्या क्या चाहिए होती है, उसको टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए होता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। इसकी हेल्प से क्या मिलेगा आपको, इसकी हेल्प से इसकी ग्रोथ के लिए क्या होगा, द अल्टीमेट कंडीशन सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, हम टेम्परेचर होता रहता है, रेनफॉल होती रहती है, ह्यूमिडिटी, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है ताकि हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या करती रहे, वो रेज करती रहे। अगर बारिश नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा तो ये क्रॉप्स भी नहीं उगेगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारी क्रॉप्स बढ़ती जाएगी उसको क्या क्या चाहिएगा, उसको ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, इनकी जरूरत पड़ती रहेगी। तो टाइप्स करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखना ग्रुप इसके टाइप्स के क्या है। अब क्रॉप्स के टाइप्स पे करते हैं। ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार ज़रूर ध्यान से पढ़ना, जहाँ पे कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आती है बात बच्चों नेक्स्ट पेज की, यहाँ पे आ जाते हैं। इन ए पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर इन इंडिया देयर आर ब्रोडली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। इंडिया के अंदर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है दो टाइप्स की क्रॉप्स को उगाया जाता है। कौन कौन सी? एक खरीफ और दूसरी रबी। एक खरीफ और दूसरी कौन सी है, ये फर्स्ट। सेकंड कौन सी है? रबी। हमारे इंडिया के अंदर ये दो टाइप की फसल को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ब्रॉडली दो टाइप की फसल को या क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, उगाते हैं। तो पहले बात करते हैं खरीफ की फसल कौन सी होती है। पहले खरीफ के बारे में पढ़ेंगे। खरीफ की फसल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। खरीफ क्या होता है, यहाँ पे खरीफ के बारे में लिखा है द क्रॉप्स दैट आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो क्रॉप जिसको हम रेनी सीजन के दौरान कल्टीवेट कर देते हैं। मतलब खरीफ फसल वो फसल होती है जब बारिश आती है और बारिश के दौरान हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं, तो उस टाइम उस जो फसल होती है वो खरीफ फसल कहलाती है। इंडिया के अंदर जो खरीफ सीजन होता है वो जून से सितंबर का होता है बच्चों। जो खरीफ फसल को उगाया जाता है वो जून से लेके सितंबर, जून से सितंबर के महीने में खरीफ फसल को क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है। ये सीज़न होता है जून से सितंबर का। और इसमें कौन कौन सी आती है, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, खरीफ फसल कौन कौन सी होती है बच्चों। खरीफ फसल में जो जो आते हैं वो राइस आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, ये लाइन पढ़ लेना। यहाँ पे सितंबर के महीने तक उसको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। जून से सितंबर तक ग्रो करा के राइस, ठीक है, ज्वार होती है, जो पर्ल मिलेट होता है, बाजरा जिसको बोलते हैं, बाजरा होता है, ठीक है, बाजरा हुआ, चावल हुए, ज्वार हुई, ठीक है, मक्की हुई, सोयाबीन है, ऐसे कॉटन है। ये सारे एग्जाम्पल खरीफ फसल के बच्चों। ठीक है, राइस इज एन इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है बच्चों वो राइस है। राइस चावल, सबसे ज़्यादा चावल की फसल को उगाया जाता है। राइस ही सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो कराई जाती है। इंडिया इज़ द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। जो राइस उगाने में इंडिया का जो स्थान आता है बच्चों, दूसरे नंबर पे आता है। पूरे हमारा जो इंडिया आता है, सबसे ज़्यादा फसल जो होती है हमारे इंडिया में वो राइस की होती है। तो पूरा हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारा जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा फसल उगाने में राइस की। खरीफ की फसल मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है यहाँ पे लास्ट लाइन, राइस क्रॉप हैज़ ए वेरी हाई वाटर रिक्वायरमेंट।
जो चावल होते हैं बच्चों, जो खरीफ की फसल है, ये चावल है, राइज है। राइस को जब उगाते हैं ना तो उसको इसके लिए जो ना वाटर की सबसे ज़्यादा हाई वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। राइस को उगाना है तो इसमें वाटर चाहिए होता है, वाटर का फॉलो होता है H2O। तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है राइस की फसल में, ठीक है। इट इज़ यूजली ग्रोन इन वाटर लॉग फील्ड, इसको वाटर लॉग फील्ड के अंदर भी उगाया जाता है। ये तो थी बच्चों हमारी क्या, खरीफ की फसल। सेकंड करते हैं रबी। सेकंड आती है रबी। अब रबी फसल कौन सी होती है, ये वो होती है जो विंटर सीजन में उगाई जाती है, जिसको विंटर सीजन में उगाया जाता है। विंटर का मतलब सर्दियों में। सर्दियों में जिस फसल को हम उगाते हैं वो कहलाती है रबी की फसल। अब कौन कौन सी आती है रबी की फसल में वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पैसेज पर नाम रबी क्रॉप्स, द क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन कॉल्ड रबी क्रॉप्स इन इंडिया। द रबी सीजन जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर से लेके और मार्च तक जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, रबी की फसल को हम अक्टूबर से मार्च तक उगाते हैं। खरीफ की फसल को कहाँ से उगाते थे, सितंबर, जून से लेके सितंबर। जून से सितंबर का जो महीना होता है वो खरीफ का होता है, और अक्टूबर से लेके जो मार्च का महीना होता है वहाँ तक आपकी रबी फसल को कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है मतलब, ठीक है। तो ये तो आपकी रबी क्रॉप्स। अब बात आती कौन कौन सी है वे, मक्की होती है बच्चों। मक्की को हम क्या करते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं इस सीज़न में, ठीक है। बार्ले होता है, ओट होता है, पी होता है, ग्राम होता है, मस्टर्ड होता है। ये एग्जांपल रबी फसल के। जो वीट होता है ना बच्चों, वीट जो गेहूँ होता है, आपने गेहूँ पढ़े होंगे, ये गेहूँ है यहाँ पे, ये पिक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। जो गेहूँ है बच्चों यहाँ पे, ये आपका अक्टूबर से मार्च के महीने तक उगाया जाता है। फिर अप्रैल में इसकी कटिंग, इसको कल्टीवेट कर लिया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है, काट लिया जाता है इस फसल को, ठीक है। इस फसल को क्रॉप कर लिया जाता है। तो जो हमारा गेहूँ होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर गेहूँ उगाया जाता है। तो वीट हैज़ ए मॉडरेट वाटर रिक्वायरमेंट बट नीड्स ए कूल वेदर। जो गेहूँ होता है बच्चों, उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कूल इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, ठंडा इन्वायरमेंट हो, और उसमें ये उगाया जाता है। तो ये था बच्चों गेहूँ के बारे में। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है cultivation of a crop. It is not a single step process, it is a long process spread over a period of time and involve many activity known as agriculture practices. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, आपका जो ये जो स्टेप किए जाते हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर होता है, जो खेती बाड़ी की जाती है हमारी, वो लार्ज स्केल में की जाती है, लंबे लंबे टाइम पीरियड के लिए की जाती है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। कौन कौन सी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, किस किस की हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोल, मतलब एग्रीकल्चर हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरा, शोविंग करना पड़ेगा। थर्ड, उसकी फर्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इरीगेशन करनी पड़ेगी। इरीगेशन मतलब उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, मतलब पानी उसको देना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कीटनाशक होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को खा जाते हैं, कीड़े होते हैं, कुछ कीटनाशक कीड़े होते हैं वो उसको खा जाते हैं, उनसे उसको बचाना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग होने से उसको बचाना पड़ेगा, स्टोरेज होने से उसको बचाना पड़ेगा, मतलब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा। तो ये 7 चीज़ें बच्चों, ये सातों की सातों चीज़ें हमारी होगी तो हमारी एग्रीकल्चर कामयाब होती है। तो आज तो हम बस यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के बारे में यहाँ तक ही करेंगे। इसको बात करते हैं अभी, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो प्रिपरेशन ऑफ सोइल का बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखना अब ये जितने मैंने टॉपिक कराए, आप प्लीज़ इसको ना एक बार जरूर पढ़ना, इससे पूरे चैप्टर को। इसमें जितना ही मैंने बताया है, अब ये सारी लाइन टू लाइन पढ़ना है। सारी जितनी मैंने थ्योरी बताई है आपको, एक एक टॉपिक इस चैप्टर की एक एक आपको लाइन पढ़नी है बच्चों, ठीक है। इसको पढ़ना आप ध्यान से, बिल्कुल कूल माइंड से, साथ साथ हम इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो बच्चों ये आपका था, ये थी आपकी क्या, ये था आपका 7 टाइप की प्रैक्टिकल, किस टाइप से 7 टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जा सकती है। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चों वो आएगा हमारा फिर प्रिपरेशन ऑफ सोल का, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ सोइल का है। इस चैप्टर के अंदर हम ये पेज और कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे बाकी जितना भी रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, पहला पॉइंट आता है बच्चों प्रिपरेशन। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आपको सबसे पहले मिट्टी को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग क्रॉप इज सॉइल प्रिपरेशन। फर्स्ट लाइन में आपको लिखा गया है इसमें क्या, क्रॉप्स में इसमें द वेरी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लाइन पर ना भी यहाँ, द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग ए क्रॉप इज सोइल प्रिपरेशन।
सबसे जो पहला स्टेप आता है बच्चों इसमें वो आता है सोइल प्रिपरेशन का। आपको मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है, मिट्टी को बनाना अच्छे से। सोइल प्रिपरेशन रिफर टू द प्रोसेसिंग ऑफ सोइल बिफोर सोइंग द सीड्स। बीज को उगाने से पहले हम क्या करते हैं, हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। खेतों में आप कभी गए हो, खेतों में आपने देखा भी होगा, जब आप खेत के अंदर जाते हो तो पहले मिट्टी को क्या किया जाता है, मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। सीड्स उसमें बाद में डालते हैं। सीड्स डालने से पहले हम पहले क्या करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। मिट्टी को प्रिपेयर करने के बाद क्या होता है फिर, इट इंक्लूड टर्निंग द सोइल, लूजनिंग इट। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सोइल जो होती है, टर्निंग द सोइल, लूजनिंग इट एंड ब्रेकिंग द लार्ज लम्प्स इनटू द फाइन सॉइल्स। मतलब जो मिट्टी होती है बच्चों, मिट्टी को प्रिपेयर करने का फ़ायदा क्या होता है, जो उसमें मिट्टी के लंग्स होंगे, जो मिट्टी के उसमें गांठें होंगी, जो लम्प्स का मतलब होता है गांठें, ठीक है, बहुत बारी बारी पत्थर जैसे गांठें होती है, ठीक है, लम्प्स होते हैं बच्चों। तब बात आती है, ये कहता है कि उसमें क्या होगी, उसको लूज करने के लिए, मिट्टी को टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए, उसको लूज करने के लिए और उसको फाइन करने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉगिंग। ये आ गया अब इसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सोइल को टर्न करते हैं और लूज करते हैं, उसको क्या करते हैं, टीलिंग बोलते हैं। टीलिंग या प्लगिंग करते हैं। प्लॉगिंग आपने देखा, कल्टीवेटर चलाते खेत के अंदर जब कल्टीवेटर चलाते हैं तो मिट्टी ऐसी बन जाती है एक लाइन के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लॉगिंग या टीलिंग। तो ये तो थे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट देखना ध्यान से, सेकंड पैसेज में आता है। सेकंड पैसेज क्या है, टर्निंग द सोइल अलो द ऑर्गेनिज्म लिव इन सोइल टू कम टू द top and decompose the dead plants and animal. This allow the nutrients from the dead organism to be released into the soil. अब सोइल को आप क्या कर देते हो, सोइल को हम ना ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म लीव करते हैं सोइल के अंदर, उनको हम क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स या जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं वो इसके अंदर सोइल के अंदर होते हैं, ताकि उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। नेक्स्ट पैसेज है, healthy and deep roots enhance the growth of the plants. The loose soil allow the roots to gather easily and grow deep into the ground. It also allow the better absorption of nutrients by the roots. ये कह रहा है हेल्दी और जो डीप रूट्स होते हैं उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। जो लूज हमने सोइल को लूज किया था उसकी वजह से, सोइल को लूज करने का मतलब क्या है, उसकी वजह से जो भी हम बीज को उगाएंगे वो बीज से जैसे ही उसकी जड़ें बनेंगी, वो जड़ें क्या करेंगी, उसकी जो रूट्स बनेंगी वो रूट्स क्या करेगी, वहाँ से आसानी के साथ सांस लेने में हेल्प होगी। एंड ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड, और इसलिए उसको ग्राउंड के अंदर डीपली ग्रो कर देते हैं। इट आल्सो लो बेटर एब्जॉर्प्शन फॉर न्यूट्रिएंट्स बाय द रूट्स। ये रूट्स की वजह से बेटर एब्जॉर्प्शन होता है सोइल के लिए। दस द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन ग्रोइंग ए क्रॉप। इसलिए जो सोइल की प्रिपरेशन है वो सबसे अच्छा, जो सोइल की प्रिपरेशन है वो क्या है, वो सबसे अच्छा स्टेप है क्रॉप की ग्रोइंग में। इम्प्लीमेंट्स एंड यूज इन ए सोइल प्रिपरेशन। Various tools or implements are used in the preparation of soil. Let us discuss some of these tools are. अब कह रहा है जो आपकी सोइल प्रिपरेशन, सोइल को बनाने में जो मिट्टी की उर्वरता है, मतलब जो फील्ड होती है, फील्ड के अंदर जो मिट्टी को हम बनाते हैं, उसकी सोइल की प्रिपरेशन करती है, तो उसको किस किस मेथड से कर सकते हैं। पहला आता है प्लग करना। ट्रेडिशनली प्लग वाज डन यूजिंग ए टूल नोन एज प्लग। प्लग आपने देखा होगा बच्चों, ये हल होता है जिसको हम हल बोलते हैं, हिंदी में हल बोलते हैं, हल। आपने हल का नाम सुना होगा। पहले हम क्या करते थे, हल चलाते थे खेतों के अंदर, ताकि हम मिट्टी को क्या कर सकें, हम मिट्टी को बना सकें, मिट्टी की सोइल को प्रिपेयर कर सकें। इट वाज पुल्ड बाय एनिमल। ये होता कैसे था, हल को क्या करते थे बच्चों, ये डायग्राम को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन ने क्या कर रखा है, एक हल ले रखा है। इस हल का क्या नाम है, प्लोग बोलते हैं। इस हल को एनिमल के साथ अटैच कर देते थे। एनिमल्स कौन कौन होते हैं, बुल्स है, फैलोज है, हॉर्स है, उनके साथ वो क्या करते थे, इस हल को पूल करते थे। अर्लियर प्लोड मेड ऑफ वुड वर यूज फॉर टीलिंग। पहले के जो हल होते थे वो आपके लकड़ी के बने होते थे, और आज के टाइम में जो हल बने हुए हैं बच्चों वो आयरन के बने हुए हैं, आयरन के बने होते हैं, ठीक है। पहले किसके बने होते थे, वुड के, और आज के टाइम में जो आते हैं वो आपके वुड के बने, स्टील के बने होते हैं या आयरन के बने होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों फर्स्ट टूल था प्लोग वाला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा, तब तक के लिए आप इसको चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की जो वीडियो है बच्चों
और वो आपकी नेक्स्ट वीडियो जब भी क्लास होगी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।